बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिप्स वर्चुअल क्लास। सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास फर्स्ट ईयर। आई एम मिस सदफ। चैप्टर हम लोगों ने अपना जो स्टार्ट किया हुआ है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि लास्ट से है, जिसके लास्ट टॉपिक अभी हम लोग इंशाल्लाह कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया की पहले डिस्कवरी देखी जाए तो इसे कॉलिनकिन ने सबसे पहले इंसेक्ट्स के फ्लाइट मसल्स में, ठीक है, फ्लाइट मसल्स कौन से होते हैं जो फ्लाइट वगैरह में उड़ने में हेल्प करती हैं, उन मसल्स में सबसे पहले इसे कॉलिनकिन ने डिस्कवर किया था। उसके बाद इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, इसकी डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने डिफरेंट नेम्स दिए थे। सबसे पहले फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने इसे फिला का नाम दिया था, ठीक है। बाद में एटमन साइंटिस्ट ने इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया था, जबकि बेंडर जो साइंटिस्ट उसने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। इसे हम फिला भी कह सकते हैं, बायोप्लास्ट भी कह सकते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि सेल को सारी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में कौन दे रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनर्जी देने की वजह से सेल पूरे को, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इसके अलावा इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली या फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। क्यों इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज़ या फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज़ बोला जाता है? क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी को ये खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं। बाकी सारी ऑर्गेनेलीज़ जितनी भी हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं सेल के ऊपर, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर, इस सब के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपना डीएनए और इसका अपना राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से ये बहुत सारी और एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की रेप्लिकेशन को ये खुद, क्योंकि इसका अपना डीएनए होता है, रेप्लिकेशन कैसे कहती हैं, डीएनए की कॉपीज़ बनाने को, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसका नंबर देखें तो कुछ सेल में ये 1 इन नंबर प्रेजेंट होती हैं, जैसे क्लेमेडोमोनास हमारे पास ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सेल में ये 5 लेक इन नंबर्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे इंसेक्ट्स के फ्लाइट मसल्स के जो सेल्स हैं उनमें हर सेल में 5 लेक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और हमारे पास 50,000 नंबर जो है वो गियांट अमीबा, ऐसा अमीबा जो साइज़ में बड़ा होता है, उसमें तकरीबन 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल में प्रेजेंट होती हैं। तो इसका नंबर हम कह सकते हैं वेरी करता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जिनमें ज़्यादा बर्डन होता है, जो ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे क्लेमेडोमोनास इतना ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैवी नहीं होती, इस वजह से उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होता है। जबकि जो हमारे पास इंसेक्ट के फ्लाइट मसल्स, क्योंकि फ़्लाइट के लिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इस वजह से उनमें 5 लेक जो हैं पर सेल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाए तो ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स जैसे मैच्योर रेड ब्लड सेल्स, उनमें ये क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो इसे सबसे पहले 1850 में वही मसल सेल्स में से फर्स्ट सीन किया था। इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे सेल को एनर्जी दे रहा होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है, डिस्क लाइक ये स्ट्रक्चर होता है, और इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन जो ये आपको नज़र आ रही है, ये कैसी होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, यानी बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम होती है, लेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन जो हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, हर चीज़ को अलाउ करती है ये पास होने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन के बाद सेकेंड मेम्ब्रेन देखें तो कौन सी मेम्ब्रेन है, वो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन हमारे पास स्मूथ नहीं होती, बल्कि इसमें ये हमारे पास जो इस तरह के कर्व जो आपको नज़र आ रही हैं ये प्रेजेंट होती हैं, और इन कर्व्स को हम लोग क्या बोलती हैं, क्रिस्टाई। इन्हें क्या बोलती हैं, क्रिस्टाई।
इन कर्व्स को क्रिस्टाई बोलती हैं। और ये हमारे पास इनर लेयर है। इनर आउटर लेयर स्मूथ थी जबकि इनर लेयर रफ है क्योंकि इसमें हमारे पास बेंड इस तरह प्रेजेंट ऊपर नीचे, ठीक है। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की लेस कंसनट्रेशन प्रेजेंट है जबकि इनर मेम्ब्रेन में हायर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन जो हमारे पास थी वो परमिएबल थी, हर चीज़ को अलाउ कर रही थी, जबकि इनर मेम्ब्रेन या तो सेमी परमिएबल होती है, कुछ चीज़ों को स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसमें से मूव कर सकते हैं, या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्टिव चीज़ों को ये पास करने में हेल्प आउट कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कितने कंपार्टमेंट? 2 कंपार्टमेंट। एक ये वाला कंपार्टमेंट होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान होता है, इसे क्या बोलती हैं? इसे क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द ये जो आपको 2 मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस नज़र आ रही है, इसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। जबकि दूसरा कंपार्टमेंट ये इनर कंपार्टमेंट है, ठीक है। और इनर कंपार्टमेंट को जो अंदर इनर मेम्ब्रेन से अंदर वाला ये सारा रीजन है, इसे मैट्रिक्स भी बोलती है। क्लियर हो गया? अब जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की कॉम्पोजिशन में डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। कौन से एंजाइम्स बच्चों प्रेजेंट होती हैं? सारे वो वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प करती हैं, क्योंकि रिस्पायरेशन के 3 प्रोसेस होती हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस तो हमारे पास बाहर साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये वाले प्रोसेस होती हैं। तो मैट्रिक्स में सारे सेलुलर एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसी मैट्रिक्स के अंदर डाईवैलेंट आयंस भी प्रेजेंट होती हैं। डाईवैलेंट आयंस कौन सी होती हैं? क्या प्रेजेंट होती हैं? डाईवैलेंट आयंस। डाईवैलेंट आयन जैसे मैग्नीशियम, जिनके ऊपर हमारे पास 2 स्तरम प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, इसके अलावा फेरस प्रेजेंट होता है, मैग्नीज प्रेजेंट होता है। तो ये सारे, ठीक है, मैग्नीज, तो ये सारे क्या करती हैं? ये सारी जितने भी हैं डाईवैलेंट आयन होती हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये जितने भी हमारे पास सेलुलर एंजाइम्स हैं रिस्पायरेशन के लिए जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं, उन सब की एक्टिवेशन के लिए ये वाले हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसी मैट्रिक्स में हमारे पास राइबोसोम्स, जिसे हमने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम्स होता है जिसे हम माइटोराइबोसोम्स बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा इसी मैट्रिक्स में इसका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। सर्कुलर डीएनए और छोटे छोटे बहुत सारे राइबोसोम जैसे माइटोराइबोसोम्स कहती हैं, ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? इसी हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब जो राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट है वो राइबोसोम 70S का है, जबकि प्रोकैरियोट्स का जो इसका सेल है उसके राइबोसोम 80S के हैं, जबकि ये 70S का है, ठीक है। और हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों यहाँ पे ये है कि ओवरऑल तो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स है वो 70S का है, लेकिन जो ममेलिया का मैमल्स के सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स हैं वो 55S के हैं। दोबारा इस चीज़ को मैं बता रही हूँ कि ओवरऑल यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोराइबोसोम है वो 70S के हैं, लेकिन मैमल्स ममेलियन सेल में जो हमारे पास माइटोराइबोसोम्स हैं वो 55S के हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन में एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की, इस तरह नोब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलती हैं? F1, F0 एंड F1 पार्टिकल, या फिर इन्हें हम ऑक्सीसोम भी बोलती हैं, ठीक है, या फिर इसे हम ऑक्सीसोम
बी बोलती हैं। क्यों इन्हें ऑक्सीसोम बोलती हैं? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन में, किसकी ऑक्सीडेशन में? जो क्रेब्स साइकिल हो रहे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपायरेशन वगैरह, उसमें जितनी भी ऑक्सीडेशन वगैरह होती है उस सब में हेल्प करती है। मेन एटीपी की सिंथेसिस ये F0 F1 पार्टिकल करती हैं, इसी वजह से इन्हें ऑक्सीसोम बोलती हैं। ठीक है, दोबारा से अगर हम लोग अपने पीछे टॉपिक की तरफ आएँ तो दोबारा से इसके टॉपिक को थोड़ा, इसका नंबर, इसकी शेप और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सेल के फंक्शन की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होती है, जिसमें लेस प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा जो परमिएबल होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग की फॉर्म में होती है। ठीक है, जिसे हम, और उस फोल्डिंग के अंदर चैम्बर को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलती है, और उन फोल्ड्स को हम क्रिस्टाए बोलती हैं, सिंगुलर क्रिस्टा। ठीक है, अब जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स हैं उसकी केमिकल नेचर बिल्कुल कैसी होती है? जैसे हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी, इसकी मेम्ब्रेन वैसे ही होती हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, इसके मैट्रिक्स में राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, डीएनए भी। ठीक है, और ये इसका अपना राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से ये अपनी बहुत सारी प्रोटीन्स को खुद ही सिंथेसाइज करती हैं, क्योंकि ये अपनी प्रोटीन को खुद ही सिंथेसाइज, इस वजह से इन्हें हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज या ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया चाहे तो इनर सरफेस जो क्रिस्टाएं हैं उसमें नोब लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, जैसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, F0 या F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीसोम बोलेंगे। और ये मेन साइट है जिसमें जो कि एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प आउट कर रही होती हैं। ठीक है, सारे एरोबिक रिस्पायरेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह ये सारे हमारे पास इसमें ही हो रही होती हैं, और लार्ज नंबर में एंजाइम्स वगैरह भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये सारा बच्चों स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ये बाहर आपको जो येलो कलर की नज़र आ रही है, इसके आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ये क्रिस्टाए की फॉर्म में। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। बाहर ये ग्रीन कलर का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आ जाती है, 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है, इसका अपना राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, इसका अपना डीएनए ये आपको रेड कलर का जो आ रहा है नज़र आ रहा है प्रेजेंट है। तो ये सारे हमारे पास क्या बना देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम लोग देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली से, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो वेरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ सेल में ये 1 इन नंबर है क्लेमेटोमोनास में, कुछ में ये 5 लेक इन नंबर है, जैसे इंसेक्ट के मसल्स, फ्लाइट मसल साइज में, कुछ में जायंट अमीबा में ये 50,000 नंबर है। इसे कॉलिकन ने सबसे पहले इंसेक्ट के फ्लाइट मसल से डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग ने इसे फिला का नाम दिया था, एल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट का, बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी बोला जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने एक्सप्लेन से किया है। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये एटीपी की सिंथेसिस करता है, इसी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलती है। ठीक है, बुक से रीड आउट करें, आपको होमवर्क है, जिस चीज़ की समझ ना आए मुझसे क्वेश्चन करें। अल्लाह हाफ़िज़।